नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम बात हमारे साथ में मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है और छत्तीसगढ़ में निकाय के चुनाव भले ही नवंबर दिसंबर में हो, लेकिन चुनावी दांव पेच अभी से चलने शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो सरकार परिसीमन की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस जैसे चुनावी दल अभी से माहौल बनाने में जुट गए हैं। प्रदेश में 184 नगरीय निकायों में से 169 में ही चुनाव होंगे। बाकी 15 निकायों का कार्यकाल 2025 में पूरा होगा, उसके बाद ही वह चुनाव हो सकेंगे। जिन 169 निकायों में चुनाव होने हैं, वहां पर दोनों दल प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़ने के बाद भाजपा की नजरें नगरीय निकाय चुनाव पर टिक गई है। चुनाव को लेकर मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में पार्टी ऑफिस में 3 बड़ी बैठकें हुई हैं। इधर कांग्रेस का यह दावा है कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है, जिसका फायदा कांग्रेस को नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस की हालत क्या है ये सभी को पता है। लोकसभा चुनाव का परिणाम सरकार के काम पर मोहर लगा रहा है। इस बीच मार्च महीने में बस्तर मेयर सफीरा साहू समेत 6 कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल होने से निकाय चुनाव से 5 महीने पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। क्या पिछले 2 चुनाव की तरह नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा परचम फहराएगी या कांग्रेस वापसी कर ताकत दिखाएगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में बना हुआ है, हमें पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें, हम हर ढंग से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार यदि परंपरा को बदलने जा रही है, पिछली सरकार ने ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चालू करवाया था, यह सरकार सीधे चुनाव कराने जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार के अंदर डर समाया हुआ है। उसे नहीं लगता है कि पूरे पार्षद उसकी बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। धांधली करके अपने अध्यक्ष, अपने महापौर बनाने के उद्देश्य से सब किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालात क्या है आज, सिवाय बयानबाजी के इनके पास कुछ नहीं है। 5 साल जब मौका मिला तो कुछ किया नहीं। उस 5 साल में भी केवल प्रश्न पूछते रहे और प्रश्न पूछने की ही इनकी आदत है। हमने जो कहा है वो किया है और सरकार समय पर सब निर्णय करते जा रही है। जिस प्रकार से 6 महीनों में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम किया है, लोकसभा चुनाव का परिणाम उस पर जनता का मुहर है कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और तब जब कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 सीटें जीती है, तो आज कांग्रेस पार्टी के ये हालात हो गए हैं और सरकार प्रतिबद्ध है विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए और इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। चलिए, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर लड़ाई आज की नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है। तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आज समझेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं अमरजीत छाबड़ा बीजेपी से और साथ ही साथ संदीप दुबे कांग्रेस से और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरजीत जी, ये बड़ा दिलचस्प है कि लगातार नगरीय निकाय चुनाव में जब भी बात होती है तो बीजेपी हमेशा प्रत्यक्ष चुनाव के समर्थन में रही है। क्या खास कारण है इसके पीछे? देखिए, जनता का प्रतिनिधि सीधे जनता के द्वारा चुना जाए, लेकिन कांग्रेस ने पिछले बार सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को महापौर बनाने के लिए पूरे प्रदेश में एसडीएम को बदल कर रख दिया था। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा फिर से वही चुनाव होगा जिसमें सीधे मतदाता अपने महापौर को चुनेंगे और सीधे जनता के माध्यम से महापौर का चुनाव होगा, जिसमें शहर में और आप देखेंगे प्रदेश भर में जितने नगरीय निकाय हैं, उस नगरीय निकायों में विकास के कार्य जो पिछले 5 सालों में रुके हुए थे, चाहे कोरोना काल में सैनिटाइजर की जगह पानी के छिड़काव की बात करूं या अन्य धांधलियों की बात करूं, ये सारी धांधलियां कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी और उसका मूल कारण यही था कि कांग्रेस ने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का जो चुनाव था उसे बंद करके और कहीं ना कहीं शासन तंत्र का उपयोग करके पार्षदों को इधर उधर करके अपने महापौर चुनने का काम किया था। लेकिन अगर जनता अपने वार्ड का पार्षद चुन के भेजती है और वो पार्षद मिलकर अपने दल का एक नेता चुनते हैं, तो उससे उत्तरदायित्व घटेगा या बढ़ेगा?
नहीं, निश्चित ही उत्तरदायी तो घटने बढ़ने की बात नहीं है। यह एक प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव है और जिसमें सीधे जनता महापौर का चुनाव करने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी 15 साल लगातार जो महापौर का चयन होता रहा है वो सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से होता रहा और जनता ने सीधे महापौर को चुना था। आपकी सरकार भी रही है, आप उसी के पक्ष में थे, आपने किया, लेकिन अप्रत्यक्ष में खामी क्या है? खामी कुछ नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो चुने हुए थे, कांग्रेस के चुने हुए जो पार्षद थे और कांग्रेस के चुने हुए जो महापौर थे, इन्होंने जो कोरोना काल में धांधली की, इनके लोगों ने सैनिटाइजर की जगह पानी का छिड़काव किया। मैं ऐसे कई आरटीआई के माध्यम से कई जानकारियां हमारे पास उपलब्ध है, जिनको मैं आप कहेंगे तो बीच में खुलासा कर दूंगा। एक ऐसे लोग जिन्होंने कभी झाड़ू हाथ में नहीं पकड़ा, जो कारों में चलते उनको सफाई कर्मी बनाकर उनको वेतन का भुगतान कर दिया गया। रायपुर के बूढ़ा तालाब में आपको बताना चाहूंगा, एक 5 करोड़ का फव्वारा लगा जो 5 दिन नहीं चला। ये लगातार इन्होंने इस प्रदेश की जनता को छलने का काम किया। अब और आप देखेंगे अमरजीत जी, ये आर्ग्यूमेंट उठता है लगातार कि अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता है महापौर का तो उसका पार्षदों के प्रति उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है, कि पार्षद की बात सुने ना सुने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो रहेंगे ही महापौर। ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद दल के अपने नेता होते हैं, सभापति होते हैं और लगातार एमआईसी मेंबर भी इसमें चुने जाते हैं। एमआईसी मेंबर के माध्यम से जो पार्षदों को ही चुना जाता है। एमआईसी मेंबर कोई सीधे नहीं चुने जाते। जो पार्षद महापौर का अपना खुद का एक मंत्रिमंडल होता है, एक प्रकार से कहा जाए छोटा मंत्रिमंडल, वो पार्षद दल ही होता है और उनके जो चुने हुए लोग रहते हैं उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है, एमआईसी मेंबर बनाया जाता है और उनके माध्यम से जो नगर निगम की जो छोटी इकाई है वो कार्य करती है। तो यह कहना अनुचित होगा कि ये पार्षदों की बातें नहीं सुनी जाती है। पार्षदों की बातें सुनी जाती है, एमआईसी में सारी बातें रखी जाती है और उसके माध्यम से जो नगर का विकास का कार्य होता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने से यही फायदा है कि जनता सीधे अपने महापौर को चुन सकती है। ठीक है, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, क्या समस्या है? कांग्रेस क्यों हमेशा विरोध करती रही है? प्रत्यक्ष से चुनाव कराने की को लेकर हमेशा विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, कांग्रेस शासन में भी जो है चुनाव प्रत्यक्ष भी हुए हैं और अप्रत्यक्ष भी हुए। बात उसकी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें अगर पार्षदों को ये अधिकार मिले कि उनका महापौर जो है एक बहुमत से काम करे, जैसे हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा में होता है, सिर्फ वही है। और अभी हमारे जी जो इतने दावे के साथ बोल रहे हैं, जो मंत्री तक अभी बोल नहीं पाए हैं कि चुनाव जो है महापौर का प्रत्यक्ष होने जा रहा है, अभी इन्होंने भी निर्णय नहीं लिया। अभी जो बात है कि मेरे ख्याल से आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। संदीप जी, आप एक बार देख लीजिए। चलिए रमेश जी, मैं आपके पास आता हूं। तब तक लगातार हम देखते हैं कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की लड़ाई चलती रहती है। ऊपर ऊपर से जरूर बातें होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन अंदर की बात क्या है रमेश जी? राजनीतिक दलों को, अगर बीजेपी की बात करूं तो वो प्रत्यक्ष चुनाव के समर्थन में क्यों रहती है और कांग्रेस अप्रत्यक्ष के चुनाव के समर्थन में क्यों रही? देखिए अभिषेक जी, विषय आपने बहुत सही उठाया और सवाल बहुत अच्छे मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं। छाबड़ा जी ने कुछ बातें कही, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो सकी। मैं साफ कर देना चाहता हूं। लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है, पार्षद महत्वपूर्ण नहीं है। जनता प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे पार्षद को भी चुनेगी और सीधे अध्यक्ष को भी चुनेगी। अध्यक्ष और पार्षद दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, जिम्मेदार होंगे। इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली हमेशा सबसे समुचित और अच्छी प्रणाली हुआ करती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में पार्षद महत्वपूर्ण हो जाता है और शासन उसका दुरुपयोग करके अपने मन माफिक आदमी को अध्यक्ष बना देता है। जनता उससे कहीं ना कहीं जवाबदेही लेने से बच जाती है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्षद के प्रति रह जाती है और जनता से कट जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली सबसे बेहतर प्रणाली है। अप्रत्यक्ष प्रणाली जनता के हित में नहीं है। मेरे ख्याल से भाजपा या कांग्रेस इसको किस लिए चुनती है, ये तो ये दोनों भाई हैं बताएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन उस पे भी आऊंगा, लेकिन रमेश जी, जो आर्ग्यूमेंट आपने दिया वही आर्ग्यूमेंट तो फिर अप्रत्यक्ष के लिए भी प्रत्यक्ष के लिए भी रखा जा सकता है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना कि विधानसभा चुनाव में भी तो दल, जो बड़ा दल होता है वो अपना नेता चुनता है, जिनकी संख्या कम होती है वो अपने विपक्ष का नेता चुनती है। तो उसमें जो हर एक व्यक्ति जो मौजूद है, जिनको जनता ने जिताकर भेजा है, उनकी अपनी जो बुनियादी समस्या है वो सीधे रख पाएंगे क्योंकि उनका नेता है।
देखिए, विधानसभा चुनाव को निकाय और पंचायत चुनाव से मत लीजिए। विधानसभा सरकार बनाती है और निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत सीधे पब्लिक से जुड़ते हैं, और पब्लिक की व्यवस्था को हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से नहीं जोड़ सकते। मैं एक रमेश जी, क्योंकि ये सिचुएशन बनती रही है तो मैं सीधे वही रखता हूं कि मान लीजिए महापौर डायरेक्ट चुना गया है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बाकी जो पार्षद हैं उनकी अपनी एक संख्या है। अब एक तरफ एक जो विपक्ष में दल है वो आरोप लगाते रहता है कि जो सत्ता पक्ष है वो सिर्फ अपने पार्षदों का काम करवा रहे हैं, जो हमारे जो विपक्षी नेता है उनका नहीं। मैंने जो कहा उस बात को आप समझने की कोशिश करिए। पार्षद को भी जनता चुनेगी और महापौर को भी जनता चुनेगी, दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। पार्षद की महापौर सुनता है या नहीं सुनता है ये अलग व्यवस्था है, लेकिन लोकतंत्र में पार्षद महत्वपूर्ण नहीं है। पार्षद की सुनी जाए या न सुनी जाए इससे कोई मतलब नहीं, सुना जाना, जनता की सुना जाना जरूरी है। जनता को पार्षद भी चुने और जनता को अध्यक्ष भी सुने, महापौर भी सुने, और जनता के प्रति दोनों जवाबदेह। ये व्यवस्था सबसे अच्छी। एक और सवाल ये भी है रमेश जी, क्योंकि अप्रत्यक्ष को लेकर चलिए बात कर रहे हैं, तो कि मान लीजिए अगर संख्या कम भी हो तो जो खींचतान है वो लगातार चलती रहती है कि चलिए संख्या कम है तो किसी को खरीद लिया, किसी को ताकत दिखा के, मसल पावर दिखा के उसे अपने पास ले आए। और इस तरह से अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये एक बड़ा सवाल लगातार उठता रहा है कि ये एक बड़ी खामी है अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने में, कि ये डर लगातार बना रहता है कि ये पार्षद इधर से उतर के उधर न चले आए और कोई काम नहीं होता, बस राजनीति होती रहती है। पूरे टाइम तक महापौर केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्षदों को सेट करने में लगा रहता है। इससे जनता के कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली सबसे बेहतर प्रणाली है, और उसी के निकाय और पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होने चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। संदीप दुबे जी क्या कहेंगे इस पे? अभी तो सरकार ने निर्णय लिया नहीं है कि प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव जो है अल्टीमेटली उन पार्षदों का और उन पार्षदों से जनता का हित प्रभावित करता है। सीधी सीधी बात है कि अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर महापौर चुना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिस प्रकार से देश में वातावरण है, इनका जो मोटा भाई का जो सिस्टम चलता है, उससे इनको बड़ा आसान होगा माने जो भी इधर उधर करने के लिए। इसी प्रकार इन्होंने जगदलपुर में किया, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, लगातार ये अभी चुनाव से पहले ऐसा किए, ठीक है। बहरहाल मैं दूसरी बात में आता हूँ, मेन है कि ये जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिए हैं इन्होंने, जो है परिसीमन स्टार्ट किया है। मेरे पास इससे पहले जो परिसीमन हुआ था 3/6/2014 का एक नोटिफिकेशन, और अभी जो नया परिसीमन का निकला है वो 10/5/2024 का है। इनमें जो सेक्शन 10 और बाकी जो धारा म्युनिसिपालिटी एक्ट का जो उपयोग किया गया है वह तभी उपयोग हो सकता है जिसमें जनगणना को बेस बनाकर परिसीमन किया जाता है। और 2014 और 2024 दोनों के सर्कुलर में एक भी शब्दों का अंतर नहीं है। उसमें भी कहा गया कि 2011 का जनगणना पूरा हो चुका है, इसलिए नए सिरे से परिसीमन कराया जाना आवश्यक है। इस नए नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि 2011 का परिसीमन पूरा हो चुका है, क्योंकि 2021 का जो जनगणना है, जनगणना नहीं हुई, जनसंख्या पॉपुलेशन, हाँ पीछे सॉरी मैं 2011 का इसमें भी लिखा हुआ पॉपुलेशन का और इंडेक्स का, और ये इसमें भी लिखा पुराने में। तो अभी तो परिसीमन का कोई मामला इनका बनता नहीं। हाँ ठीक है, इस सर्कुलर में 70 वार्डों का जिक्र नहीं है जो अखबारों में और जो स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि 70 वार्ड जहां हो चुके हैं वहां अगर अधिक होना है तो उसके लिए कर सकते हैं। इनका जो प्लानिंग है कि ये अपने वोटर्स देख रहे हैं कि किस एरिया में ज्यादा चुनाव जीते हैं, वो परिसीमन का जैसी इनके पास आ जाएगा लिस्ट, उसके बाद ये अपने हिसाब से ये पूरा फिर से वो करने जा रहे हैं। जबकि 2014 में किए थे, और उस 2014 के परिणाम में पिछले 5 साल पहले जिस प्रकार से हार हुई पूरे प्रदेश में, करीब करीब मेरे ख्याल से 13 में से 10-11 नगर निगम ये हारे, 15, जिसमें महापौर कांग्रेस का है। कई महापौर को हटा नहीं पाए, जिनको इन्होंने अपना सेट करना था वो इनके साथ हो भी लिए अभी जो है। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते पहले। छाबड़ा जी, आंकड़े आपके पुराने हैं, नई राजनीति लगाने की कोशिश हो रही है परिसीमन के नाम पर? देखिए, आंकड़े पुराने जरूर है, लेकिन मतदाता सूची आप देखेंगे उसमें लगातार नाम जोड़ते रहते हैं,
और जो परिसीमन हो रहा है वो परिसीमन सिर्फ वार्डों में, जो कहीं विषम संख्या है, कहीं पर 10,000 की पॉपुलेशन का वार्ड बना हुआ है, कहीं पर 20,000 25,000, रायपुर शहर जैसे एरिया की बात कर रहा हूँ, वहां 20-25,000 की भी जनसंख्या वाला वार्ड है। तो ये जो विषमता है इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो वार्ड है एक समतुल्य रहे, हर वार्ड में समान जनसंख्या के लोग रहे और उसके माध्यम से पार्षद का जो है चयन हो। जिस तरह से विकास भाई ने एक बात कही कि प्रत्यक्ष प्रणाली की जगह अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है तो इधर उधर करने की, तो इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि इनकी जो पिछली सरकार है उस पिछली सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली का चयन इसीलिए किया था ताकि ये इधर का उधर करके अपने मन माफिक लोगों को महापौर बना सके। इनका जो पार्षद चुनाव लड़ने का जो व्यक्ति होता वो महापौर को चुनाव नहीं जीत सकता था, इनको मालूम था। रायपुर की मैं बात करूंगा, बार बार इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि रायपुर में जिसे महापौर बनाया गया, यदि वो सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव लड़ते तो शायद उनकी जमानत भी जब्त हो जाती, लेकिन चूंकि अमरजीत पूरी जी, मंशा बनी हुई थी। अगर ऐसा है कि उनकी सरकार थी और उनकी सरकार में वो जीत गए तो फिर 2015 की बात कर लेते, आपकी सरकार थी, 11 निकायों में से 8 आप हार गए। नहीं ठीक है, हम तो स्वीकार रहे हैं ना, आपकी सरकार में आप हार गए। हमने कहा कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं होना चाहिए। हम चुनाव हारे, उसके बावजूद भी हम प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जनता से सीधे चुनाव प्रतिनिधि होता, जनता से सीधे चुना हुआ महापौर का चयन होता जो जनता के हितों की बात करता, जो जनता के हितों के लिए लगातार कार्य करता। विकास भाई बार बार कह रहे हैं अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं हुई, अभी तो इस पर निर्णय ही नहीं हुआ, लेकिन विकास भाई आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस पर चर्चा भी आरंभ हो चुकी है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय भी आ जाएगा कि सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से ही महापौर का चयन होगा और महापौर का चुनाव सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकायों के लिए किया जाने वाला है और जिससे जनता के हितों के लिए लगातार जो कार्य जो पिछले 5 साल से बाधित थे उन सभी कार्यों को फिर से विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। मैं इसी में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं संदीप जी, आपने कहा अप्रत्यक्ष प्रणाली बेहतर है, तो वैसे तो शानदार प्रदर्शन रहा था आपका, लेकिन कोरबा में जो एक सीट आप नहीं जीत पाए थे वहां पर जो स्थिति बनी, 67 वार्ड थे उनमें से 31 में बीजेपी जीती थी और आप जीते थे 26 में, फिर भी वहां पर महापौर कांग्रेस का ही बना क्योंकि 10 अन्य जो थे वो आपके साथ आ गए। तो लगातार सवाल ये उठता है कि जिसकी सरकार होती है वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करती है, चाहे वो धनबल हो या और कोई पॉलिटिकल प्रेशर। लेकिन देखिए अगर वो 10 लोग आए उसमें से आपको 10 नहीं 8 करीब थे, मैं उस गया था वहां पर चुनाव करने। मैं बता देता हूं उसमें सीपीएम के 2 थे, बसपा के 2 थे, 3 अन्य थे जी। कांग्रेस से ही जो लोग चुनाव जिनको टिकट नहीं मिला वो चुनाव लड़े थे, उन्होंने सपोर्ट किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता लोकल चुनाव में जो होता है वार्ड स्तर पे बहुत ज्यादा फ्रैक्शन हो सकता है, टिकट बंटवारे से असंतुष्ट होने से कोई लड़ जाता है चुनाव, तो ये स्थिति हर समय बनती है, लेकिन अल्टीमेटली जीता इन्होंने ताकत लगाई, इनकी जो महिला नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि जो आपके खिलाफ थे पार्टी से जो टिकट नहीं मिलने के कारण लड़ रहे थे ऐसे 3 लोग थे, बाकी 6 जो थे हर जगह होता। बसपा तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही थी ना, बसपा तो उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। अभी की स्थिति अलग है, इस बार भी जो है बसपा ने कोई वो नहीं किया, लेकिन बसपा का वोट भले ही जहां भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन उस समय बसपा कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी और इसीलिए जीत हुआ। और अभी तक वहां के महापौर, उस महापौर को हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कर्मकांड किया है। 5 साल से हम केस लड़ के परेशान है, अब तो उनका कास्ट करने निकाल दिए, जैसे ही सरकार आई तहसीलदार नोटिस दे दिया, कलेक्टर नोटिस दे दिया, उनका कास्ट सर्टिफिकेट खत्म कर दिया। वो तो जो कि मैं कह सकता हूं भले ही कांग्रेस से हूं कि जो इनके मंत्री हैं अरुण साव जी, उनमें क्या है कानूनी थोड़ा ज्ञान है, हमारे साथ हाईकोर्ट ने प्रैक्टिस की है, तो उनको मालूम है कि उसका क्या तुरंत वो इफेक्ट होने वाला है। अदरवाइज बिलासपुर का भी महापौर तोड़ना, ये तो हर जगह का महापौर तोड़ने की स्थिति में है। अब वो परिसीमन के आड़ में इनका अपना जो गोरख धंधा वो चलेगा कि किस जगह का किस सेटिंग करना, जबकि 14 में जब परिसीमन कर चुके हैं 2011 के इंडेक्स के अनुसार से, तो फिर से सेम उस आधार पे करना जो है कहीं से कोई मायने नहीं रखता। ठीक है रमेश जी, क्या कहेंगे परिसीमन को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी, और जिस तरह से मसल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस बार नतीजे बदलते नजर आएंगे? लगातार अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है निकाय चुनाव में बीते 2 बार से, क्या इस बार कुछ परिवर्तन दिखेगा? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि परिवर्तन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन जहां तक परिसीमन का सवाल है तो परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग
मेरे ख्याल से अपने स्तर से करता है और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की राय भी लेता है। उसके लिए दावे आपत्तियां भी मंगाता है। अगर किसी को उसका विरोध करना है तो वो एक लीगल जो फोरम है, लीगल जो स्थान है, उस पे अगर सहमत नहीं है तो उसका विरोध प्रदर्शन कर सकता है। तो परिसीमन के विषय पर ऐसा नहीं कि राज्य सरकार की मनमाना चलेगी, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो व्यवस्था देगा और उस पर वो कांग्रेस की भी राय लेगा, बीजेपी की भी राय लेगा और आम जनता की ओर से भी अगर किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे तो अपना पक्ष मेरे ख्याल से रख सकता है। ऐसी व्यवस्था उसमें है जी। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि दबाव बना जा रहा है, सफीरा साहू जिस तरह से पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गई, उस पर क्या कहेंगे रमेश जी? जी अभिषेक जी, ये जो दबाव की राजनीति की बात कर रहे हैं संदीप जी कि जिस तरह से सफीरा साहू उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इन आरोपों को सही मानेंगे? देखिए इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। दबाव की राजनीति, अरे सर आप तो बोल सकते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो बोल ही सकते हैं। नहीं, देखिए पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। सफीरा जी पे क्या व्यवस्था है वो बता सकती हैं कि उन्होंने क्यों पाला बदला, क्यों उधर चली गई, अब उसके लिए हम कोई विशेष कमेंट नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। संदीप जी, सुशील आनंद जी वातावरण की बात कर रहे थे कि जिस तरह के वातावरण है उसमें हम जीतेंगे। किस वातावरण की बात हो रही है? आप विधानसभा चुनाव में 35 पर सिमट गए, 54 पे बीजेपी जीती, लोकसभा में 11 में से 10 पे आप लोकसभा का सीट अगर बोलेंगे तो हम 96 से 10 और 11, 8 से 11 में चले। सर मैं तो छत्तीसगढ़ की बात करूंगा ना, निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, भारत में आपका अच्छा प्रदर्शन रहा है। छत्तीसगढ़ में ही 96 से हम 8 और 11, ठीक है 2000 से आप उसको मान लीजिए, 2003 में जो भी 2 में 5 में हुआ, ठीक, तो हम 8 से 11 के सीट में ही रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में लोकसभा हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रही, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है। लोकल चुनाव में अलग अलग मुद्दे रहते हैं। लोकल चुनाव का मत समझ लीजिए, अभी आपसे जब बात कर रहा था डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, क्योंकि लाइन बंद हो। तो ये बहुत सारे इशू हैं जो लोकल स्तर पर उठने वाले हैं, जो इनको उस समय लोकल चुनाव के समय, अभी तो 6 महीना हुआ है, जब ये चुनाव पे जब जाएंगे, जब चुनाव जोर पे रहेगा, उस 6 महीने में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्या कर सकती है, उस पर बात होगा, उस पर लड़ाई होगा। अभी तो हमारे पास महंगाई का मुद्दा तो है, हम उसको भी लेके जाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए थे। साथ ही साथ जो है लगातार जो बिजली कटौती लगातार ये कर रहे हैं, बिजली में जो दर बढ़ाए हैं, बहुत सारे और मुद्दे हैं जिसको हम चुनाव में लेके जाएंगे। जिस प्रकार से ये अपराध को रोक नहीं पाए, जिस प्रकार से बढ़ती हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं, जिस छत्तीसगढ़ सरकार में अभी जब से ये सरकार आई है तब से आप अपराध के जो भी वो है देख लीजिए आंकड़े, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम इन सब मुद्दों को लेके जाएंगे। सिर्फ जो है एक महतारी वंदन में 1000 रुपए दे देना ही सफिशियंट नहीं है, या 21 रुपए धान का दे देना सफिशियंट नहीं है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव अलग मुद्दे से लड़े जाएंगे और उस मुद्दे पे हम जाएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चावड़ा जी, निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है लगातार 2 बार से, बीजेपी अब इस बार भी चुनौती मान रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ती, प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। इसलिए विधानसभा चुनाव की जीत के बाद भी हमने समीक्षा की और लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटों पर जीत के बाद भी हमने अभी कल ही हमारे प्रभारी जी आए थे, हमने उसमें समीक्षा बैठक की और हम जिन लोकसभा सीटों पर जीते हैं उसके बावजूद भी यदि आंकड़ा कुछ कम ज्यादा रहा तो उस पर भी हमने चर्चा की। कांग्रेस पार्टी ने तो विधानसभा चुनाव की हार के बाद कभी समीक्षा नहीं की और लोकसभा के बाद भी नहीं, क्योंकि इनको डर है अपने लोगों के बीच में जाने का। और रहा सवाल, जैसे संदीप जी ने कहा कि लोकल इश्यूज, जो लोकल इश्यूज, ये जो नगरीय निकाय का चुनाव है लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। और लोकल मुद्दों की बात करूंगा तो पूरी 5 साल इनकी नगरीय निकाय की इकाई फेलवर रही है। इन्होंने, मैंने पहले भी कहा, बूढ़ा तालाब का जो एक फाउंटेन लगा था, जो 5 करोड़ का फाउंटेन था, वो 5 दिन नहीं चला। शहर की जो क्या व्यवस्था थी वो सबने देखी हुई है। पूरा शहर गंदगी के आलम से अटा पटा पड़ा हुआ है। चौक चौराहों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, 2 साल कोरोना काल में जिस तरह से पानी के सैनिटाइजर की जगह इन्होंने पानी का छिड़काव करके स्टंटबाजी की, ये तमाम मुद्दे हैं। और तो और मैं कहना चाहूंगा कि इनके नगरीय निकाय मंत्री जो शिव डहरिया थे वो खुद अपना चुनाव हार गए। लोकसभा के चुनाव में भूपेश बघेल जी चुनाव हार गए, ताम्रध्वज साहू जी चुनाव हार गए। ये किस मुल्क को लेकर जनता के बीच में चुनाव में कौन से मुद्दे उठते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
और जाहिर तौर पर किस प्रक्रिया से चुनाव होता है और उसका किसको फायदा मिलता है, ये भी जानना काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल इस समय इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है छत्तीसगढ़ में और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस जिसने नगरीय निकाय में बीते 10 सालों में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव देखे तो कहीं ना कहीं वोटर्स कांग्रेस के हाथ से छिटकते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिसने निकाय चुनाव में भले ही खराब प्रदर्शन किया हो लेकिन जबरदस्त वापसी की है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव का। इन नतीजों का ये राजनीतिक दल कितना लाभ ले पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।